Today we are going to start with a new topic p pi and p pi d pi bonding. ठीक है, हम सबसे पहले पाई बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि ड्यू टू द साइड ओवरलैपिंग ऑफ p एंड d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म. देखिए आज के लेक्चर में एक एडिशनल टॉपिक्स किए जा रहे हैं विच इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो p pi एंड p pi d pi. ठीक है, यदि हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वी नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्डिंग की बात करिए. अब हम सिर्फ एक्सक्लूसिव पाई बॉन्डिंग के नेचर की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा था कि एज 2p पाई, ठीक है, 2p पाई 3d पाई, 2p पाई एंड 3p पाई. फिर आगे फिर जो भी बॉन्डिंग होती है वो आगे है. मान लीजिए आप इसके बाद आप डालना चाहते हैं तो यू कैन पुट 3p पाई आफ्टर दैट. ठीक है, जनरली यदि आपके पास जो बनता है जनरली तो वो क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस होती है वो इन दो टाइप के ऑर्बिटल्स की ही एग्जिस्टेंस होती है. ज्यादातर जो एग्जिस्टेंस जो होती है वो इन दो टाइप के ही ऑर्बिटल में होती है. इनमें बाकी जब में लगभग न के बराबर होते ही नहीं है, ये एग्जिस्ट होता ही नहीं है और इसके चांसेस भी न के बराबर ही होते हैं. तो ये दो, यदि मैं p पाई बात कर रहा हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं और p पाई d पाई की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं. ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए. क्योंकि देखिए बच्चों, सबसे पहली बात है एक लॉजिकली चीजें सोचिए कि सपोज मान लीजिए आप लोगों के है कई जगह हम लोग देखते हैं कि ओल्ड सिटी होती है, या मान लीजिए कई ऐसी सिटीज होते हैं. अभी तो आजकल तो क्या है, डेवलप्स हो गए हैं तो एरिया जहां पर न्यूली डेवलप है तो रोड में गैप बहुत होते हैं. बट कई बार क्या है, कोई ओल्ड सिटी होती है तो छोटी छोटी गलियां होती हैं. तो कई बार देखेंगे कि दो मान लीजिए हाउस है तो दोनों की बालकनी लगभग बराबर है, यहाँ से वहां जा सकते हैं. बट जैसे जैसे वो गैप बढ़ जाता है तो बालकनी से इधर से जाना मुश्किल हो जाता है. तो वैसे ही समझ लीजिए क्या होता था कि यदि मैं बात करूं तो साइड ओवरलैपिंग ऐसी होती थी. ठीक है, यदि साइड ओवरलैपिंग यदि डिस्टेंस लेस है तो पॉसिबल है. बट मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पॉसिबिलिटी कम होगी. बट पॉसिबिलिटी कम होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, एज द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस. ये ध्यान रखना. ठीक है, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालते. पहले बच्चों में इसका बेसिक सिखाऊंगा और फिर इसके बाद ट्रिक सिखाऊंगा. ठीक है, तो पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा फिर आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि भाई किसी में कैसे निकालते हैं. पहले बेसिक से बात करते हैं. मान लीजिए कोई भी एग्जांपल्स हैं. मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड. अब मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर मुझे p पाई बॉन्डिंग या d पाई दिखाना है. मान लीजिए आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा, यहां पर आपका क्वेश्चन ही बना दीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्डिंग इन फॉलोइंग. ठीक है, बहुत सारे ले सकते हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हो, बहुत सारे जहां भी सराउंडिंग ऑक्सीजन है वहां पर लेना है. मान लीजिए आपके पास आ गया है SO3 आ गया है, XeO3 आ गया. मान लीजिए आपके पास आ गया है XeO4 आ गया. मान लीजिए आपके पास SO4 आ गया. ये सब सॉल्व कर दीजिएगा. मान लीजिए आपके पास फॉस्फेट आ गया, मान लीजिए कार्बोनेट आ गया, सल्फाइड आयन आ गया. इन सब के अंदर p पाई d पाई निकालना है, यानी सराउंडिंग ऑक्सीजन चाहिए. इज इट क्लियर? तो मैं इसमें बहुत सारे, मान लीजिए मैंने इसमें से कुछ एग्जांपल बताए तो बाकी आप घर पे भी कर सकते हैं. ठीक है, 1 बाय 1 लें. जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं और जो छूट जाते हैं तो वो आप होमवर्क में ले लीजिएगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए अब आप देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले निकालते कैसे हैं कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं SO2 ले लेते हैं. देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट पे बात करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3H2 3p3. ठीक है,
अब आप देखो 3p4 यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ पर आ गया है आपका 1 2 and 3। क्लियर? अब आप देखिए, मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ये देखिए इसमें VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन का यूज कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो 6/2, ये 3 आया तो sp2 आया। ठीक है, अब sp2 आया है तो आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर sp2 के लिए आपके पास 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, यही होने चाहिए ना, sp2 का 3, बट सराउंडिंग 2 था तो 2 ऑक्सीजन रख दिया, यानी 1 लोन पेयर पे जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको sp2 चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, sp2 चाहिए। आपने क्या करा है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, हाइब्रिडाइजेशन से sp2 आया है। ठीक है, यहां पर मैंने ये काम कर लिया है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि यदि मुझे sp2 चाहिए तो यही आनी चाहिए। अब आप देखो ये लोन पेयर है, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब ये लोन पेयर है, चलो ये वाला लोन पेयर मैंने ये यहां रख दिया। अब ये बॉन्डेड चाहिए तो मेरे को ये अनपेयर्ड चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? ये अनपेयर्ड क्या होगा, जंप करके कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, जंप करके क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल आराम से, 1 फॉर दिस ऑक्सीजन, 1 फॉर दिस ऑक्सीजन एंड लोन पेयर दिस। तो ये sp2 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि sp2 में पहला s होगा, फिर px होगा और फिर क्या होगा, py। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब क्या हुआ है, तो समझ लीजिए कि सल्फर का, अब आप देखो मैं लोन पेयर वाला डायग्राम हटा देता हूँ, यहाँ पर इसका लोन पेयर रख देता हूँ। देखिए दिस इज द p ऑर्बिटल फॉर द सल्फर। ठीक है, तो मान लीजिए p ऑर्बिटल फॉर सल्फर ऐसा है। ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल ही होता है, ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल ही होता है। तो व्हाट हैपन, ऑक्सीजन का p और ये साइड ओवरलैपिंग करेगा, साइड ओवरलैपिंग करेगा तो कुछ एक्सेस आएगी। तो ये वाला जो बनाएगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा और ये जो बनाएगा ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। अब आप देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, s का, ये कौन सा ऑर्बिटल है, p। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा p पाई, बिकॉज ऑक्सीजन में तो d आता ही नहीं, ऑक्सीजन में 2d आता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन का तो p आएगा, क्योंकि सेकंड पीरियड कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन है, देयर इज एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल, तो वो पाई बॉन्ड थोड़ी देगा, वो तो p ऑर्बिटल रहेगा। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 आता है, and this is the electronic configurations of oxygen. Is it clear? अब आप देखो ऑक्सीजन एक ने तो क्या बनाया, सिग्मा, तो दूसरा किसमें काम आएगा, पाई बॉन्ड में तो काम आएगा। ऑक्सीजन का एक तो सिग्मा में काम आ गया, एक ऑर्बिटल सिग्मा बनाने में आ गया जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ बनाया है, तो दूसरा किसमें काम आएगा, पाई बॉन्ड में। तो ऑक्सीजन का तो पाई आएगा, फिर इसका क्या है, ये डी पाई एंड पी पाई होगा। इज इट क्लियर? आई बस में तो ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये रेड वाला जो है और इसका क्या है P, ये साइड ओवरलैपिंग कर दे, तो आपके पास क्या हुआ है, लाइक सल्फर ऑक्सीजन ये आया है। ठीक है, ये लोन पेयर तो चलो सही है। अब आप एक चीज बोलोगे कि एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना। ठीक है, अब आप देखो कोई भी पाई बॉन्ड ले लो, एक पाई बॉन्ड पी पाई आएगा, तो दूसरा पाई बॉन्ड आएगा डी पाई पी पाई। बच्चों डी पाई पी पाई बोलो या पी पाई डी पाई बोलो, एक ही बात है, उससे कोई इशू नहीं है, पी पाई डी पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एक कैसे निकाला। तो आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पी पाई, तो आप बोलोगे पी पाई कितनी है, यहाँ पर 1 है, डी पाई कितने हैं, यहाँ पर 1 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन सल्फर डाइऑक्साइड पी पाई डी पाई 1 है। देखो डी पाई पी पाई बोले या पी पाई डी पाई बोले, एक ही बात है, इससे कोई कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। और पी पाई भी क्या होगा, एक ही आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब आप देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि लाइक सल्फर ट्राइऑक्साइड, यदि आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं तो वंस अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा। बच्चों में पहले इसका बेसिक सिखा रहा हूं और फिर फटाफट से जब हो जाएंगे 2-4 क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली ट्रिक पे बात कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड स्टेट,
ये क्या हुआ है, ग्राउंड स्टेट। तो आपको तरीका क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन SO3 है, सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन 6/2 3। अब sp2 आ चुका होगा, sp2 का मतलब ये चीज चाहिए, ठीक है। अब आप देखो ये 1 2 3, अब आप सराउंडिंग है 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, लोन पेयर नहीं है, तो ये भी जंप करके यहाँ जाएगा और ये वाला भी जंप करके क्या जाएगा, यहाँ। अब आप देखो, ज्यादा सोचो ही मत। अब आपको कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं, अब पाई बॉन्ड कितने बनाने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 पाई बॉन्ड। तो ये वाला एक यूज होगा तो इसे बोलेंगे पी पाई, ये वाला यूज होगा तो डी पाई पी पाई, ये वाला यूज होगा तो क्या बोलोगे, डी पाई पी पाई। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में पी पाई कितने हुए, तो आप बोलोगे 1, और डी पाई पी पाई कितने हुए, तो ये 2 आ गया। तो कितना आसान हो गया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आगे बस में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये केस क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी मान लीजिए और कोई केस लेते हैं, मान लीजिए फॉस्फेट का लेता हूं, देखिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए पी पाई बॉन्डिंग ओनली, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए डी पाई पी पाई। देखो डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई एक ही बात है, ठीक है ना। ये लिख दो है ना, तो गड़बड़ी मत करना, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने पी पाई डी पाई बोला, बट जहां डी पाई पी पाई लिख रहे हो एक ही बात है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको लिख दो, एक ही बात है, दिस टू टर्म्स आर सिमिलर टर्म, डन। अब आप देखो यहाँ पर है PO4 3-, ठीक है। हाइब्रिडाइज सबसे पहला ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला, देखो मैं सिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया लगे, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा तो फिर वो जो सिखाया हुआ है उसको आप क्रॉस चेक भी तो कर सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हाफ 5 + 3 8 8/2 4 यानी sp3 आया, sp3 आया तो आप बोलोगे 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, यहाँ पर O, ये डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। इज इट क्लियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट, पढ़ चुके हैं। देखिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए p एक्साइड स्टेट ले रहा हूं, ये इसको नियॉन ले लेता हूं, है ना, नियॉन 3s2 3p3। देखिए यहाँ पर ये 1 और ये 1 1 ईच आ जाएगा और ये 3d में चला जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्साइड स्टेट, ग्राउंड स्टेट दोनों देख लिया मैंने। अब आप देखो आपके पास सिग्मा कितने हैं, 4, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल द 4 सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड के लिए अल्फा ऑर्बिटल चाहिए। तो आप देख लीजिए sp3 है, क्या है ये, sp3 है, तो 1 2 3 4 sp3 है, तो चारों के चारों ने क्या बनाया है, सिग्मा। अब एक बच रहा है ना, एक पाई बॉन्ड भी है, एक पाई बॉन्ड हार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये पाई बॉन्ड कौन सा होगा, दिस पाई बॉन्ड इज डी पाई पी पाई, क्योंकि ऑक्सीजन का तो पी पाई ही आना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कैसे निकालते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम से ही निकलता है। देखिए सराउंडिंग ऑलवेज भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है, सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ऑलवेज भी ऑक्सीजन होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप सिर्फ देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करके देखिए। एक और बार कर लेते हैं देखिए मान लीजिए आपके पास उसमें मतलब इस वाले केस में पी पाई कितना था 0 और डी पाई पी पाई कितना हुआ 1, ये कर लिख लेना। अब मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर आया HCO2F2, ठीक है। हमारे पास क्या है HCO2F2 8 + 2/2, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है तो n तो 0 ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है। 8/2 क्या हुआ 5 का मतलब sp3d, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या करा x 1 2
3 4 5, यस और नो। sp3d में आता है क्लोरीन क्या हो जाएगा, बेंड रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी इन एक्सियल प्लेन। अब आप देखो ऑक्सीजन क्या हुआ है, यहाँ आ गया, छोड़ो ये थोड़ी देर के लिए हटा दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसका मतलब एक छूट रहा है तो वो लोन पेयर होगा, इट इज क्लियर। अब देखो पाई बॉन्ड बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसका नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन सराउंडिंग है तो ऑक्सीजन का तो पी ही आएगा, इसका भी पी आएगा, जो पी या डी सेंट्रल का ही चेक होगा, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए XE जीनोन ले लेते हैं, जीनोन का कोई भी है मान लीजिए, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ का आउटरमोस्ट क्या है, 5s2 5p6 है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या है 5d0, इज इट क्लियर। यहाँ पर क्या है सब चाहिए। अब आपको चाहिए कितने, वन लोन पेयर चाहिए तो आपने वन लोन पेयर यहाँ लग दिया, ठीक है। आपको चाहिए 1 2 3 4, 4 चाहिए ना sp3d के लिए, तो 1 2 3, अब मान लीजिए 4, ठीक है। एक मिनट में जरा एक्साइटेड स्टेट में ही जमा देता हूँ, ओरिजिनली रहने देता हूँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं तरीका सुन लीजिए, देखिए ये XC 5s 5p और 5d ये कितने होंगे वो अभी देखते हैं। यहाँ पर ये 2 थे, यहाँ पर क्या थे, ये 6 थे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा खाली था, डन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक लोन पेयर चाहिए तो चलो 5s के इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्टर्ब नहीं किए। अब आपको p के 1 1 चाहिए, ठीक है। अब d में कितने पहुंचा है, अब इसमें ये 1 2 3 तो d में 3 पहुंचे, डी में कितने पहुंचे 3। अब आप देखो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3d है तो आपके दो ऑर्बिटल है, ज्यादा सोचो ही मत। अब पाई बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला क्या होगा d पाई p पाई, तो ये वाला भी क्या होगा d पाई p पाई, तो इसके अंदर क्या हुआ p पाई तो एक भी नहीं है 0, और d पाई p पाई कितना आया है 2 आया है, इज इट क्लियर। इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया है p पाई d पाई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक केस और समझा देता हूं कार्बोनेट का, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कार्बोनेट का कैसे निकालते हैं ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी VSEPR थ्योरी ही यूज कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं। VSEPR थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डेड पेयर लोन पेयर निकालना सिखाया था, बट उसी का यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, या तो ऑल सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इज इट क्लियर। तो मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन में कौन से यूज हो रहे हैं, या तो ऑल द सिग्मा बॉन्ड है या लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो बच जाता है वो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल आ जाता है, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट की बात करें तो पहली बात तो देखो, यदि मान लीजिए कार्बोनेट की बात करूं तो कार्बोनेट में ये तो क्लियर है कि कार्बन में D2D तो आता ही नहीं है, तो कार्बन के अंदर तो ये बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, वहां पर प्योरली p पाई आएगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि कार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। एक और स्ट्रक्चर आता है नाइट्रेट या नाइट्राइड, ठीक है। नाइट्रेट में भी आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप देखो मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर प्रूव करके बताइए, तो देख लीजिए कार्बन का एक्साइटेड स्टेट डायरेक्टली लिख देता हूं, 1s2 2s1 2p3 होता है। कार्बोनेट का एक्साइटेड स्टेट ये होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp2, और क्या है तीनों के तीनों सिग्मा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ये क्या हुआ sp2, इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड है p है, तो ये क्या बनेगा p पाई, यानी दिस बॉन्ड इज p पाई, इज इट क्लियर। नाइट्रोजन का देख लीजिए 1s2 2s2 2p3 है, 2d तो होता ही नहीं नाइट्रोजन में, ये आया 1 2 3, इज इट क्लियर।
अब आप देखो यहां से पाई बॉन्ड हटा देता हूं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आ गया, ये सिग्मा, तो ये जो आया है दिस इज sp2, ठीक है। NO3 माइनस का भी देख लीजिए, 5 + 1/2 3 sp2e है, देख लीजिए। अब आप देखो यहां पर भी क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये कौन सा होगा, p पाई एंड p पाई। इज इट क्लियर? तो ये कैसे ढूंढते हैं वो क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब कोई बच्चा सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बेटर है, इतना टाइम लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे। अब मैं ट्रिक पे बता रहा हूं। ट्रिक क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ट्रिक तो क्या है बच्चों, उसमें देखिए, मान लीजिए आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। अभी मान लीजिए ट्रिक से मैं थोड़ा काम, मतलब ये जो काम है इसको रिड्यूस कर रहा हूं। नॉट ट्रिक में ये नहीं है कि एक ही सेकंड में आएगा, 30 सेकंड तो उसमें भी लगेंगे। देखिए मान लीजिए SO2, SO3, अभी एग्जांपल कौन कौन से लिए हैं, XeO2F2, ठीक है, कार्बोनेट लिए हैं। मैंने क्या लिया है, फॉस्फेट लिया है, ठीक है। मैंने क्या लिया है, नाइट्रेट लिया है, ठीक है। इनके अंदर पी पाई बॉन्डिंग आपको क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड, अब आप देखिए आपके पास क्या है, यह देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बना लीजिए VSEPR थ्योरी के हिसाब से। हाइब्रिडाइजेशन, देखो जब आप बोलोगे कि सब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, चलिए यहां पर आप देखेंगे वापस से, ये नाइट्रेट में बाद में लेता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3d sp2 और ये sp3 है। डन। आपको ये पता चल गया sp2 है तो 1 2 3 है ना, और ये Xe 1 2 3 4 5, यहाँ पर sp2 तो 1 2 3 और sp3 1 2 3 4। तरीका याद है, VSEPR थ्योरी में ये लगाया था। अब आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लोन पेयर चला गया। यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 लोन पेयर नहीं है। फ्लोरीन है तो बैंड रूल के हिसाब से ये कर लो, ये ऑक्सीजन है, अब बच रहा है इसका मतलब लोन पेयर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और नेगेटिव चार्ज है 2, तो वो लगा दिया। फॉस्फेट कितने हैं, 3 है, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 3, लगा दिया। तो ये क्या यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आप देखिए यानी अब बच रहा है, चार्ज वार्ड नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई, ये पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई, ये क्या हुआ, पाई, और ये क्या हुआ है, पाई। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास देखिए S P P P D D D, ये कैलकुलेशंस कर लीजिए। अब आप देखो यहां पर sp2 है, sp2, जहां sp2 हो गया तो एक p खाली है, तो पहला वाला p पाई आएगा, तो एक और पाई बॉन्ड खाली है, तो इसका मतलब एक और यूज हो रहा है। ढंग से सुनो, आपका sp2 है यानी अभी एक p बाकी है, तो इसका मतलब पहला पाई बॉन्ड p पाई, तो दूसरा पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, p पाई d पाई, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप देखो यहां भी sp2 है तो एक खाली है, तो पहला बॉन्ड क्या है, p पाई, पहला बॉन्ड क्या हुआ, p पाई d पाई, d पाई p पाई, d पाई p पाई। इज इट क्लियर? यहां पर p पाई कितने थे, 1, और d पाई p पाई कितने थे, 2। ध्यान दीजिए यहां पर 3 पाई बॉन्ड है ना, तो 1 2 3, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है तो 1 2। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास क्या है, sp3d है, मान लीजिए, या देखिए आपने स्ट्रक्चर sp2 बनाया है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी तो कर सकते हो, ठीक है। आपके पास टोटल मान लीजिए जो भी ऑर्बिटल है sp2, तो आपके पास क्या है, sp2, ठीक है। अब आपके पास कितना है, यहाँ पर sp2 हुआ तो आप बोलोगे पाई बॉन्ड कितने, सर 2 चाहिए। अब 2p के बाद तीसरा p आएगा, लॉजिकली क्या है, जब 2p यूज हो गए सिग्मा के लिए, 2p सिग्मा के लिए हुआ है, तो तीसरा p अभी बाकी है, तो तीसरा p पाई के लिए आएगा। अब p तो खत्म हो गए 3p, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, d तो आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए पहला p पाई है, तो दूसरा क्या होगा, p पाई d पाई। सिमिलरली यहाँ भी sp2 है, तो पहला क्या आएगा, p पाई, दूसरा आएगा d पाई, p पाई, और तीसरा आएगा d पाई, p पाई।
यही है। अब आप देखो जीनोन है sp3d, इसमें तो p भी यूज हो गया। अब आप देखो हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 2, तो d यहां पर तो p तीन सारे खत्म हो गए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, d पाई p पाई 2 आ जाएंगे, और p पाई कितने होंगे, 0। देखिए अब देखिए फटाफट से यहां पर आप देखिए, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखिए यहां पर आप बोलोगे p पाई तो आप बोलोगे 1, d पाई p पाई बोलोगे तो यहां पर 1 है। यहां पर आपके पास, यहां पर आप देख लीजिए ब्लू से लिख रहा हूं, p की गुंजाइश है, ये d, ब्लू से लिख रहा हूं पाई बॉन्ड d से, इसमें क्या है p और d, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है तो एक p के लिए एक d। यहां पर 3 पाई बॉन्ड है तो एक p से बनाएगा एक d से बनाएगा, ये पाई बॉन्ड की हिस्ट्री है, ये पाई बॉन्ड की। अब यहां पर कितना हो गया, p तो खत्म, d अब 2 चाहिए, तो ये भी d ये भी d, तो ये कितने होंगे, 2 d पाई p पाई। यहां पर 1 आएगा p पाई 1 आएगा, 2 आएगा d पाई p पाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो यहां पर आप देखो एक ही पाई है तो इसका मतलब एक p बच रहा है, तो यहां आएगा ये p पाई बिकॉज ऑक्सीजन का तो यही आना है। यहां पर आप देखो एक पाई है तो एक खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट d आने वाला है, यह आएगा d पाई p पाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो ब्लू से है वो पाई बॉन्ड के लिए है, तो ये ट्रिक समझ में आ गई। अब कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, अब मैं आपके पास समझा दिया है, कोई सा भी आप क्वेश्चंस ले लीजिए, XCO3 ले लीजिए, XCO4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने XCO3 लिया, अपने ट्रिक के हिसाब से ही काम चलते हैं। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, और जो बच्चों को क्रॉस वेरीफाई करना है तो जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सिखाया है वैसा भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास XCO3 आया, ठीक है, और सल्फेट आयन आपको चेक करना है। इज इट क्लियर? अब Xc कितना हुआ, 8/2 4 sp3, यहां पर कितना हो गया है 6 + 2/2 4 sp3 आया। तो आप देखिए Xe 1 2 3 4, यहां पर सल्फर 1 2 3 4, कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 ऑक्सीजन, यानी ये लोन पेयर आएगा। यहां पर 4 ऑक्सीजन है एंड 2 नेगेटिव चार्ज है तो -1। देखिए यहां तक ही हम करते थे, ठीक है। अब आप देखो ऑक्सीजन खाली है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, यहाँ नेगेटिव था तो मैंने पहले नेगेटिव सेट किया है, ये आया 2 ये 3 आया, यहाँ पर ये तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड हियर, 2 पाई हियर 3। अब आप देखो यहाँ p खत्म हो चुका है, तो क्या होगा यहाँ पर d, तो यहाँ पर क्या हुआ p पाई तो 0 हुए, और d पाई p पाई कितने हुए हैं 3। इज इट क्लियर? कितना सिंपल हो गया। अब आप देखो हाउ मेनी पाई 2, ये d ये d। इज इट क्लियर? तो आप बोलोगे d पाई p पाई कितने हैं 2, और p पाई तो है ही नहीं है। इज इट क्लियर? कई बार ऐसा भी हो गई, कुछ स्ट्रक्चर आपको दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन p पाई बॉन्डिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन d पाई 1, या d पाई 2, या d पाई 3, या d पाई 0, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, सफिशिएंट है, मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट जो भी है। अब जो बच गए हैं XCOF4 POCl3, ठीक है, POCl3 हो गया, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आप और घर पे जो ट्राई करना है तो मैंने लगभग तो सारे करा ही दिए हैं, ठीक है, आप घर पे होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए POCl3 निकाल दीजिए, ओके, आप हालांकि देखिए XCOF4 आ जाएगा, ठीक है, यानी जिसमें सराउंडिंग ऑक्सीजन है। 3 मान लीजिए NO2- निकाल दिया, ठीक है, सल्फाइड कर सकते हो, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, इसकी जगह H2SO4 भी दे देगा, तो H2SO4 में हमने क्या तरीका करा है, दिस इज OH बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आप बोलोगे ये तो सर ने करवाया नहीं है, जैसे फॉस्फेट आयन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉस्फेट आयन बताया था, ऐसा ये बताया था ना फॉस्फेट आयन। तो जब हाइड्रोजन इसकी जगह ये आ जाएगा तो मैंने क्या समझाया, यहाँ पर सराउंडिंग हाइड्रोजन होंगे, है ना। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी मत करना।
ठीक है, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। और भी आ सकते हैं, मान लीजिए HCO4 भी ले सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए HCO2 F2 तो बता ही दिया था मैंने, तो और भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से CO2 भी ले सकते हो, CO2 भी ले सकते हो, तो ये ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप यहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग। व्हाट इज द बैक बॉन्डिंग? तो आप बोलोगे इट इज ट्रांसफर ऑफ lone pair from fully filled shell from one atom to empty shell of adjacent atom, ठीक है क्या, ठीक है। अब आप देखो इसको हम जैसे अ काइंड ऑफ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, अ काइंड ऑफ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, अ काइंड ऑफ रेजोनेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां पर बैक बॉन्डिंग ये होती है, बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक जैसे ही है, बट बैक बॉन्डिंग में एक चीज होती है कि एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो या ना हो वो कंडीशंस होती है, तो बट यहाँ पर बैक बॉन्डिंग में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एक होना जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, सिग्मा बॉन्ड हो या ना हो, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग अकर कब होती है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका होता है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब आप देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूं, टाइप्स की बात करूं, ठीक है, यदि मैं टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग बोले, यानी किस टाइप से वो चलता है, तो इसमें क्या होता है, दो टाइप से आप जा सकते हैं कि देखिए यहां पर दो हो सकता है, डोनर सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम आ सकता है, या डोनर सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम आ सकता है। यानी डोनर एटम कोई भी हो सकता है, सेंट्रल टू सराउंडिंग भी जा सकता है या सराउंडिंग टू सेंट्रल भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशंस है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि डोनर मींस क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम टू द साइड एटम भी आ सकता है, और सेंट्रल एटम साइड टू दी सेंट्रल एटम, या सराउंडिंग एटम टू दी सेंट्रल एटम भी हो सकता है। अब आप देखो बैक बॉन्डिंग से इंपैक्ट होता क्या है, देखिए बैक बॉन्डिंग से हुआ क्या है, इफेक्ट हुआ क्या है। देखिए अभी हम आगे इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मैं सब समझाऊंगा। इंपैक्ट जो आता है या इफेक्ट आता है, तो इसमें क्या होता है, एक तो फर्क आ जाता है बॉन्ड लेंथ, डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ इफेक्ट आया तो बॉन्ड एनर्जी फर्क देगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल को फर्क देगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, आपको बॉन्ड एंगल आया, तो जैसे ये बॉन्ड एंगल में फर्क आ गया, ये मेन तो तीन ये चीज आ जाती है, ठीक है। लुईस एसिड या बेस कैरेक्टर है, उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ये मेन चार है, फिर भी धीरे धीरे अपन बात कर सकते हैं कि ये लुईस एसिड बेस कैरेक्टर को इफेक्ट देगा। अभी मैं यदि ये डेफिनेशन नहीं पता है तो इसका एप्लीकेशन लूंगा, तो पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये इंपैक्ट देता है, क्योंकि आप एक ही चीज सोचो ना यार, होता क्या है, सपोज एक मान लीजिए कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, और मान लीजिए ये फील्ड ऑर्बिटल है, दिस इज फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, एंड दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट केस हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डोनेट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देखो जब इस टाइप का बॉन्ड है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर लेट इट बी ये 1 है, तो दिस इज सपोज टू बी कन्वर्ट इनटू बॉन्ड ऑर्डर 2, या नहीं भी बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं है,
तो एटलीस्ट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा ना। बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अभी चलो लुईस एसिड बेस कैरेक्टर भी हम बात कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चले कि डोनर एटम क्या है। मैं बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखिए बैक बॉन्डिंग को एक तरह से थोड़ी देर के लिए बैक बॉन्डिंग को पाई बॉन्ड ही लेके चलो, क्योंकि जब फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है तो सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए स्पेशल काइंड ऑफ पाई बॉन्ड है, ठीक है। जैसे वहां पर क्या था, आप चीजों को समझिएगा कि पाई बॉन्ड में है। यदि मान लीजिए मैं बैक बॉन्डिंग को थोड़ा सा डिफर कर देता हूं, ये ए था, ये बी था, यहां पर क्या होता था, ये सिंगल सिंगल होता था। जबकि यहां पर जैसे ये हुआ तो ये ऐसा केस हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पाई बॉन्ड की तरह ले लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंफ्यूजन आ रहा है तो आप इसको पाई बॉन्ड की तरह ले लीजिए, सबसे बेस्ट है पाई बॉन्ड। तो यहां पर आपने क्या हो जाएगा, साइड ओवरलैपिंग हुई, यहां पर भी थोड़ी देर के लिए साइड ओवरलैपिंग हुई। तो ये बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है ये पाई बॉन्ड हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड समझ लीजिए ये बैक बॉन्डिंग बनी है, क्योंकि यहां पर ये क्या है, डोनर, और ये क्या है, एक्सेप्टर। जबकि इनमें 1-1 ईच है, तो यहां पर कोई भी डोनर या कोई भी एक्सेप्टर नहीं है। तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। और हमारे को ये भी पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड बार बार रिपीट आ रही है। दिस इज 2p पाई ग्रेटर देन 2p पाई 3d पाई। तो जो बैक बॉन्डिंग होती है बच्चों, जो यही मैंने बात करी इससे पहले लेक्चर में भी, इससे पहले टॉपिक में भी यही दो बात करी, पीछे वाले तो बात ही नहीं करी मैंने, क्योंकि वो एग्जिस्ट होते ही नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो जाती है, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मैंने इन दो की बात करी है, तो समझ लेना, आप यही समझ लेना कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो भी ये दो कैटेगरी की ही बनती है। अब समझ लीजिएगा यहां पर जो डोनर है वो 2p का होना चाहिए। डोनर क्या होना चाहिए, 2p, यानी n=2। डोनर क्या होना चाहिए, वो n=2 का होना चाहिए। और जो एक्सेप्टर होना चाहिए वो आना चाहिए 2p एंड 3d वाला, यानी जो 2p एम्प्टी या 3d एम्प्टी वाला होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 2p फुली फिल्ड वाला होना चाहिए। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। आपके पास स्ट्रेंथ क्लियर हुई, ये तो याद रहेगी ना आपको। अब कोई बोलेगा कि सर डोनर क्यों 2p लेगा, डोनर 3d क्यों लेगा। अरे यार, आप किसी को देने जाना चाहते हो तो पास जाके ही तो दोगे, या दूर से फेंकोगे। कोई चीज दोगे तो आप पास जाओगे, जितना पास जाओगे तो उतना अच्छा है ना। आप देख लीजिए ना, ये डोनर p का है। अब आप देखोगे यहाँ पर 3d तो होगा नहीं, क्योंकि 3d की साइज ज्यादा होगी ना। डोनर आपके पास 2p का होना चाहिए। अब आप देखो डोनर 2p, तो अभी मैं ये चीजों को ऊपर है तो आपको क्या ये वापस से लिख दो, डोनर एटम कौन कौन से होने चाहिए, 2p वाला होना चाहिए, यानी सेकंड पीरियड वाले, ठीक है। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एग्जांपल्स आ गए हैं याद करो। फ्लोरीन चालू कर दो, इधर से आ जाओ ऑक्सीजन, इधर से आ जाओ नाइट्रोजन, इधर से आ जाओ कार्बन। कार्बन के दो केस होते हैं, या तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाए या कार्बन के ऊपर है, यानी इनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर। और आपको पता है फ्लोरीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के 1 लोन पेयर। कार्बन के नहीं होते, बट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो दिख जाएगा। ये केस लूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब कार्बन डोनर है। तो आप इतना समझ लीजिए, डोनर एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, यानी 2p, ठीक है ना। मैं 2p से ही निकाल रहा हूं सेकंड पीरियड। और जो एक्सेप्टर हो वो सेकंड पीरियड का भी चलेगा और थर्ड पीरियड का भी होगा, बट एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये चीज मैंने नोट करी, देखिए कितना आसान कर दिया है मैंने, कंसेप्ट आपको कितना आसान कर दिया है। ये पाई बॉन्ड है, ये बैक बॉन्डिंग है, इज इट क्लियर। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यदि कंफ्यूजन आ रहा है तो छोड़ दो, आप बढ़िया है बैक बॉन्डिंग को आप पाई बॉन्ड से कोरिलेट करो। सबसे बढ़िया है बैक बॉन्डिंग को पाई बॉन्ड से कोरिलेट करो। पाई बॉन्ड में क्या होता है, दोनों के पास एक एक होता है। बैक बॉन्डिंग के एक के पास लोन पेयर होता है और एक एम्प्टी होता है, फर्क इतना ही है। स्ट्रेंथ वही है 2p पाई देन 2p पाई 3d पाई।
ठीक है, डोनर का क्लियर हो गया है। अब आ जाइए एक्सेप्टर। देखो एक्सेप्टर एटम कौन होगा? देखो जब आपको भूख लगेगी तभी मम्मी खाना देगी। मम्मी क्या किचन से दे देगी खाना? नहीं, आप जहां डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं वहीं आके तो मम्मा खाना देगी आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो डोनर है वो जितना पास होगा वो उतना अच्छा होता है। इज इट क्लियर? जो एक्सेप्टर है, ठीक है, आप देखिए एक्सेप्टर जो होता है वो 2p एम्प्टी होना चाहिए। 2p एम्प्टी होना चाहिए, पहला केस। सेकेंड केस क्या होना चाहिए? 2p नहीं है तो 3d एम्प्टी होना चाहिए। 2p एम्प्टी नहीं है तो 3d होना चाहिए। अब आप देखो 2p एम्प्टी तो किसी में भी मिल सकता है। देखिए याद करिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा है? हाइपरवैलेंट पढ़े हैं। याद करिए, हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट पढ़े हैं, ठीक है, याद आ रहा होगा। BeCl2, BF3, MgCl2, AlCl3, ये सब क्या हैं? इनके पास कितने होते थे? 4 इलेक्ट्रॉन। इनके पास कितने होते थे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनके एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, इनके ऑर्बिटल क्या होते हैं? एम्प्टी। तो इसमें आप लिख सकते हो बेरिलियम बोरोन, बेरिलियम और बोरोन। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए यहां पर बात करें तो 3D में क्या आ जाएगा? सिलिकॉन, याद करिए, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। कुछ हद तक बहुत माइन्यूट होता है, हालांकि ये चीज नहीं होती है। ये जो MgCl2 है, मैं इसको हटा ही देता हूं, सबसे बढ़िया, कंफ्यूजन नहीं आए तो ये अच्छा है, इसको हटा देता हूं, कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो ये हाइपोवैलेंट पड़ा हुआ है, हाइपरवैलेंट पड़ा हुआ है ना, इसमें क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है? ऑक्टेट से कम, इसलिए हाइपो। और PCl5 में 10 था तो हाइपर, SF6 में 12 था तो हाइपर बोलते थे। इज इट क्लियर? हाइपरवैलेंट यानी मोर द वैलेंसी, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास है, आप खुद चेक कर लीजिए सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं लास्ट वाला ही बता रहा हूं, 3s2 3p3। फास्फोरस का क्या था? 3s2 3p3, 3p2 3p3। जैसे सल्फर का 3s2 3p4, क्लोरीन का क्या था? 3s2 3p5। अब याद करो, सिलिकॉन तो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट करता था, याद करिए, सिलिकॉन तो एक्साइटेड स्टेट में पार्टिसिपेट करता था, तो 3s1 3p3 होता था, ये 1 ये 3 आता था। बच्चों अब तो याद आ जाना चाहिए SiCl4। तो अब आप देखो सिलिकॉन भले है तो उसका खाली तो 3d है, इन सब में क्या हो जाएगा? खाली कौन सा है? 3d तो खाली है, 3d खाली है। बेरिलियम बोरोन में आप देखें तो ये 3d खाली है, ये जस्टिफाइड हुआ। बेरिलियम बोरोन का बात कर लीजिए, देखिए आप खुद जानते हैं BeCl2 का, लॉजिकली सोच लीजिए, बेरिलियम का क्या होता था? 1s2 2s1 2p1 एक्साइटेड स्टेट, तो ये एक होता था, P आपके पास एक होता था, ये खाली हुआ। बोरोन 1s2 2s1 2p2। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में सब सिखा चुका हूं मैं, याद आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेड स्टेट में भी पार्टिसिपेट करता था, ग्राउंड स्टेट में भी। तो ये देख लीजिए, दिस इज बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट, इसका एक्साइटेड स्टेट। एम्प्टी ऑर्बिटल कौन से हैं? p। एम्प्टी ऑर्बिटल कौन से हैं? p। तो 2p एम्प्टी था, इन सब में क्या था? 3d एम्प्टी जस्टिफाइड हुआ है। अब ये ध्यान रखना, इसके अलावा बनता ही नहीं है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप देखिए बैक बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं, कहां से क्या क्या काम हुआ है। चलिए, जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उस पे ही बात करता हूं, पहले उन पे बात करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए यहां पर जो पहला केस आ जाता है, एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना, एप्लीकेशन, या बात करें एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। बच्चों में देखिए हो सकता है किसी रेफरेंस बुक में ये देखे फ्लोरीन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, वो अलग अलग से समझाए। मैं एक एक एग्जांपल जो दिमाग में आ रहा है वो एक साथ समझा रहा हूं, बाद में आप देख लो, आप अरेंज कर देना फ्लोरीन किस में डोनर था, ऑक्सीजन किस में था, नाइट्रोजन। रटने वाली बात नहीं है ये, थोड़ी कि मैं कोई रट के आया हूं। मैं आपको क्या है, जो माइंड में एप्लीकेशन आती रहेगी वो समझाता रहूंगा। तो ठीक है, अपन को क्या है, एप्लीकेशन से मतलब रखना है। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, जैसे सबसे बड़ी एप्लीकेशंस आपके पास आती है
कि मान लीजिए पहला केस आता था कि या हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि PS3 का बॉन्ड एंगल PF3 से ज्यादा होना चाहिए। PS3 का बॉन्ड एंगल PF3 से ज्यादा होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था अमोनिया NF3 का। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या था, दिस इज एक्सपेक्टेड, ये बॉन्ड एंगल था, दिस इज द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था। बट जो एक्चुअल जो आता है वो एक्चुअल बॉन्ड आता है उल्टा, PF3 इज ग्रेटर देन NH3 मिलता है, सॉरी नॉट NH3, दिस इज, चलिए ऐसे लिख लीजिए, उल्टा मिलता है ये। अब आप देखोगे रीजन क्या बोलोगे, तो आप सिंपल बोलोगे ड्यू टू बैड बॉन्डिंग। दिमाग खुल गया, ये क्या हो गया, याद करिए PS3 में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं था, तो एंगल 91 92 के आसपास होता था, इसका एंगल 97 के आसपास होता है, इसका एंगल लगभग 92 से 93 डिग्री आता है, दिस एंगल इज अबाउट टू बी 97, ठीक है। अब समझ लीजिए, जैसे ये P था, F, थोड़ी देर के लिए जो भी 3 वैलेंसी है वो अलग कर दो। याद करिए P के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, P के पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल कैसा होगा, लाइक दिस, ये d ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी d ऑर्बिटल है, और F के पास तो फुली फिल्ड होता है। याद करिए फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ओनली 1 लोन पेयर विल डोनेट, यानी ओनली, कहीं भी आप लिख देना ओनली 1 लोन पेयर, नोट करके लिख देना कहीं भी, ओनली 1 लोन पेयर विल ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों लोन पेयर ट्रांसफर होंगे, क्योंकि एक x प्लेन में होगा तो एक y प्लेन में होगा तो एक z प्लेन में होगा। मान लीजिए इसका जो है, आपको याद करिए मैंने कई आपको वो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में सिखाया था कि मान लीजिए PZ ओवरलैप कर रहा होगा तो जरूरी थोड़ी है PX और PY ओवरलैप करेगा। याद करिए अलोंग द Z एक्सिस, अलोंग द Y एक्सिस, अलोंग द X एक्सिस बात करी हुई है, तो ये गलती मत करना। डन? तो आप ध्यान दीजिएगा, भले यहाँ फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है, एक PX में है, एक PY में है, PZ में है, तो PX करेगा तो PY PZ नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान रखना ओनली 1 लोन पेयर विल ट्रांसफर। तो अब आप देखो, अब तो काम हो गया आसान। अब क्या हो गया है, यहाँ पर ये आ गया, तो ये होगी है बैक बॉन्डिंग, दिस इज नॉन एज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो स्ट्रक्चर जो मिला है वो ऐसा आ गया, बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा आ गया, क्योंकि रेजोनेंस हम बोल रहे हैं, रेजोनेंस बोल रहे हैं कि इट इज जस्ट लाइक एज ए रेजोनेंस, वो ऐसा भी आ सकता है, और रेजोनेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, तीनों में आ सकता है ना, ऐसा भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो जो पीएफ बॉन्ड था, यानी ये जो है, ये जो हम क्या बात कर रहे थे, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, तो व्हाट हैपन, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, और हमने पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। क्योंकि देखिए यहां पर पीएच सिंगल बॉन्ड है, पीएफ सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बैंड थ्योरी के हिसाब से हम ये मान के चल रहे थे कि इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाना चाहिए, बैंड थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि sp का बॉन्ड एंगल sp2 से ज्यादा है, sp2 का बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा है। तो आप इतना बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज मूविंग टुवर्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, pf3 sp3 से sp2 की तरफ मूव कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बढ़ गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब फटाफट से कुछ बच्चों के दिमाग में घूम गया कि सर ठीक है ये बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। अब आप देखिए इनमें किसी बच्चे का दिमाग घूम गया होगा कि सर अमोनिया और Na3 में क्या है। एक चीज ध्यान रखो, नाइट्रोजन कहीं एक्सेप्टर में है, यहाँ पर नाइट्रोजन कहीं एक्सेप्टर में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। सोचो आप देखोगे कि कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो ये बताया था कि अमोनिया और Na3 में बैंड रूल लगाया था, तो क्यों उल्टा, इसमें उल्टा क्यों नहीं हुआ? अरे यार आप एक चीज सोचो, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर, फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर, कहां आएगा? इसके पास भले P भरा हुआ था, D तो खाली था। मैंने यहां क्या लिखा है,
मैंने यहाँ क्या लिखा है डी, नाइट्रोजन में तो एम्प्टी होता ही नहीं ना, नाइट्रोजन में 2D एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ध्यान रखना है वहां पर तो यही केस आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, बॉन्ड एंगल में ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, मैं जितनी एप्लीकेशंस अभी बता सकता हूं दूंगा, अदरवाइज मान लीजिए नहीं हुई तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं ऐसा केस आता है, जैसे अभी बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल ही लेता हूं, जब बॉन्ड एंगल चला है तो ध्यान दीजिए हमारे पास बैंड अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैंड रूल लगा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड जो आना चाहिए था वो H2O Cl2O और H2O आया, सॉरी F2O, ये क्या आया, F2 आया, बट हमारे को एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या मिला, एक्चुअल कैसा मिला था, Cl2O H2O और F2O, ये 103, ये 104 और ये 113 डिग्री के आसपास आया। अब बोलोगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। याद करिए यहाँ पर डोनर कौन है, ऑक्सीजन, पहले है ना बच्चों, मैं अलग अलग लीड कर रहा हूँ कि फ्लोरीन को डोनर अलग कर रहा हूँ, ऑक्सीजन अलग अलग कर रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है एक साथ लेके चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, अब देखिए पहले क्या सोच रहे थे अपन, ये ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन के पास एक ही पी बनाना है, एक ही ऑर्बिटल बनाना है, ये फुली फिल्ड है, इसका क्या है, फुली फिल्ड। अब जब इसका फुली फिल्ड है तो बगल वाले का एम्प्टी ढूंढो। जब आपके पास फुली फिल्ड है तो फुली फिल्ड कौन सा चाहिए, सेकंड पीरियड का चाहिए, तो सेकंड पीरियड का एम्प्टी बेरिलियम बोरोन में मिलेगा, कहीं भी बेरिलियम बोरोन नहीं है, 3D एम्प्टी है, यस क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, क्लोरीन हैव ए एम्प्टी ऑर्बिटल, यस और नो। तो यहां पर क्या बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग। बच्चों ये रिवीजन जरूरी है, ये ClOCl, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, तो क्या हुआ है, इसका बॉन्ड एंगल आप क्या सोच रहे थे, sp3 के हिसाब से सोच रहे थे, आप बॉन्ड एंगल sp3 के हिसाब से सोच रहे थे, तो ये किसकी तरफ मूव करने जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, बट प्योरली sp2 नहीं हुआ, प्योरली sp2 नहीं हुआ, बट sp3 और sp2 के बीच में फंस गया ना ये, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग sp2 और sp3 के बीच में फंस गया, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तो बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ेगा। तो ये एप्लीकेशन जो बैंड थी वो हमने पढ़ी है, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। भले बच्चों देखिए ये मैंने सिर्फ समझा दिया है, अभी तक आपको ये याद हो गया है तो कोई बात नहीं, इसमें जबरदस्ती बैक बॉन्डिंग घुसेड़ो मत कि आपको याद है तो ये, बट मैं समझा रहा हूं कि कहां कहां आई है, ठीक है। अच्छा अब देखिए मान लीजिए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग पे जेडब्ल्यू मेंस पे क्वेश्चंस आया हुआ है तो मैं बैक बॉन्डिंग को इग्नोर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं लुईस एसिड, लुईस एसिड जो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसे बोला जाता है लुईस एसिड, ठीक है। और लुईस बेस किसे बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। क्या होता है BF3, या IIT एडवांस का क्वेश्चन है जो लिख रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में भी आएगा, ये जो ऑर्डर है एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में भी है, ठीक है। तो मैं यहां समझा रहा हूं तो वहां पर तो आपके लिए इजी होगा, जो बैक बॉन्डिंग है वो पी ब्लॉक में बहुत आएंगे, मैं हर बैक बॉन्डिंग का रिवीजन पी ब्लॉक में वापस आएगा, तो आप बेफिक्र रहिए। PCl3, BBr3, Bi3। तो अब आप देखो ध्यान से सुन लीजिए, आप देखते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, देखिए यहां पर आप चेक कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, देखो सब बोरोन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, फ्लोरीन भी छीन रहा है, क्लोरीन भी छीन रहा है, ब्रोमीन भी छीन रहा है, आयोडीन भी छीन रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक्सपेक्ट क्या करोगे
कि ये एक्सपेक्ट करोगे कि द लुईस एसिड कैरेक्टर, एक्सपेक्टेड लुईस एसिड कैरेक्टर यही होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, फ्लोरीन ने बोरोन से ज्यादा छीना, फ्लोरीन ने सेकंड हाईएस्ट छीना, ब्रोमीन ने थर्ड हाईएस्ट छीना और आयोडीन ने फोर्थ हाईएस्ट छीना। तो आप देखो कि बोरोन किस में डेफिशिएंट ज्यादा है, सेंट्रल एटम देखना है, लुईस एसिड में सेंट्रल एटम देखना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ये छिन रहा है, ये छिन रहा है। तो अब आप देखो दिस इज मोस्ट एक्टिव, तो ये वाला केस मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फ्लोरीन ने 100 रुपए छीने, क्लोरीन ने 90 छीने, इसमें 80 छीने, इसने 70 छीने, तो बोरोन को लॉस होना चाहिए यहाँ पर 300 हुआ, यहाँ पर लॉस होना चाहिए 210 का, तो यहाँ पर 210 का लॉस हुआ, यहाँ पर 300 का लॉस हुआ, तो यह लॉस यहाँ ज्यादा हुआ ना, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन ज्यादा हुआ, BF3 में। तो आप एक्सपेक्टेड लुईस एसिड कैरेक्टर ये पढ़ते हो, बट आपको जो एक्चुअल लुईस एसिड कैरेक्टर क्या मिलता है, वो लुईस एसिड कैरेक्टर क्या मिलता है एक्चुअल, वो ये मिलता है, दिस इज द एक्चुअल लुईस एसिड कैरेक्टर। ये बार बार रिपीट होगा बच्चों, याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान से सुनो, ये मैंने अब आई होप ये सब नोट कर लिया है, अब मैं रब कर रहा हूं। आप देखेंगे बोरोन, अभी थोड़ी देर पहले देख लीजिए, बोरोन यहां है, बेरिलियम बोरोन है, बोरोन है एम्प्टी में, अभी सिकाया भी है एम्प्टी में, तब आ जाएंगे बोरोन, आप देखेंगे बोरोन फ्लोरीन एम्प्टी, ये फुली फिल्ड, ठीक है। बोरोन का क्या है Nt2p, फ्लोरीन का क्या है फुली फिल्ड 2p, भले Cl2 में क्लोरीन में लिख सकते हो Mt3d और ऑक्सीजन का फुली फिल्ड, और PF3 में फास्फोरस का Mt3d और फ्लोरीन का लिख सकते हो फुली फिल्ड 2p, भले इससे दोनों एग्जांपल से लिखो। अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी ना, ये दोनों कंडीशन है ना, 2p पाई 2p पाई और 2p पाई 3d पाई। तो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में क्या था, ध्यान दीजिए, ये बना था और ये बना था, तो इसका 3d पाई और 2p पाई, ठीक है, इसका क्या था 3d पाई, ये 2p पाई, ये क्या था एम्प्टी और ये क्या था फुली फिल्ड। तो ये दो एग्जांपल तो अभी क्लियर कर दिए मैंने इसके, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहां पर क्या हो गया है, ठीक है, ये आ गया है। तो आपके पास यदि BF3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो BF3 के स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे, ये रेजोनेंस आएगा ना, ठीक है। ये एंगल कितने मिलेंगे, जैसे मान लो एक बार यहां बना दिया, दूसरी बार यहां बना दिया, तीसरी बार है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3। अब आप देखो यहां पर क्या बना है, BF, BCl, BBr और Bi, ठीक है। इनमें क्या है, ये तो 2p पाई, ये 2p पाई, 2p पाई, 3p पाई, 2p पाई, 4p पाई, 2p पाई, 5p पाई। तो अभी अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ा है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा आता है, स्ट्रेंथ ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, बोरोन को फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए दे रहा है, भाई ये शेयरिंग हुई ना इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हुई, तो सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो अब आप देखो आयोडीन ने तो लगभग दिया ही नहीं है, आयोडीन ने तो इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, उसकी बजाय उसने छीना है, जबकि फ्लोरीन ने क्या करा है, अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को यूज करने के लिए दिया है, भले परमानेंट नहीं दिया है बट कुछ तो दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, दिस बिकम मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसने तो कोई बॉन्डिंग बनी नहीं है, फिर थोड़ा इसकी थोड़ी सी भी बड़ी होगी, इसकी थोड़ी होगी, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग ये हुई। तो ये क्या हुआ है, इसने यूज करने दिया है, तो नो मोर
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आप बोलोगे व्हाई इट इज नॉट नो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आप बोलोगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? दिस इज आईआईटी एडवांस क्वेश्चन, ये आईआईटी एडवांस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में भी ये ट्रेंड लिखा हुआ है जब आप बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 पढ़ोगे। वापस से सुन लीजिए कि क्या हम समझते थे कि फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, तो बोरोन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा छीनेगा, बट ट्रेंड उल्टा आता है। उसका रीजन है इसके अंदर क्या बन गया है, बैक बॉन्डिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों ये नोट्स के बाद ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो हमने यहां पर बैक बॉन्डिंग सीख ली है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर आपके पास मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और, ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चंस होगा तो नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे NCS3 ये CS3, ठीक है, या NSiH3, ठीक है, SiH3 यानी इस कार्बन की जगह, ठीक है, यहां पर H है तो आप ये H कर दो, ये CH3 ये CH3 ठीक है, ठीक है ना, ये CH3 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, NaCH3 थ्राइड, अमोनिया की तरह है, और ये NSiH3 है, ठीक है, मतलब NH3 है ना, इसका जो ज्योमेट्री होता है पिरामिडल, तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, प्लेनर। सब प्लेनर क्यों? अब आप देखो इसके अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन है और कार्बन, बट यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर सिलिकॉन का Mt3d, यहां पर क्या हुआ है, Mt3d ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन का क्या है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल। तो क्या बन जाएगा, बैक बॉन्डिंग। क्या बनेगा, बैक बॉन्डिंग बनेगा। जब बैक बॉन्डिंग बनेगा तो N सिलिकॉन H3, मैंने ये सबको H3 लिख दिया है, कैन हैव ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तीनों रेजोनेंस बना दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 से किसकी तरह मूव करेगा, sp2, जबकि ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 का sp3 होगा, sp3 विद लोन पेयर 1, sp3 विद लोन पेयर 1, उसको शेप क्या होती थी, पिरामिडल। अब यहां पर जो लोन पेयर था वो तो यहां पर लोन पेयर क्या हुआ है, 0, क्योंकि ये लोन पेयर ने तो क्या कर दिया है, यूज कर दिया है। जब लोन पेयर 0 आ गया है और 3 और सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां पर कितने सिग्मा हैं देख लीजिए, 1 2 3 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो यहां पर 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल ऑर्बिटल क्या है, 4 sp3। यहां पर कितना है, 1 2 3 सिग्मा एंड लोन पेयर कितना है, 0, तो यहां पर आएगा 3, क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, ये पाई बॉन्ड बन चुका है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, याद करिए मैंने। तो यहां पर लोन पेयर कितना हुआ, 0 और 3 सिग्मा, तो जब लोन पेयर 0 3 सिग्मा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है, sp2, और sp2 की शेप क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे, ट्रायगोनल प्लेनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? अब मैं फटाफट से जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन करवा के वाइंड अप करता हूं, अब है ना, तो एक या 2-3 कोई क्वेश्चंस होगा या अभी होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बैक बॉन्डिंग का मैंने कंसेप्ट दे दिया है, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबका एक डोनर दे दिया है। चलिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज में और ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लुईस एसिड एंड लुईस बेस। मैंने लुईस बेस का क्या डेफिनेशन बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनर। मेरे पास मेरी सैलरी 10,000 है, लेट इट बी, मेरी 10,000 की 10,000 मेरे हाउस में यूज होगी, हाउस के एक्सपेंसेस में यूज होगी, तो मेरे पास कितना बचा, 0। क्या मैं किसी फ्रेंड की हेल्प कर पाऊंगा, नहीं ना,
ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि 10,000 मेरी सैलरी है और मेरी 8,000 घर का खर्चा है, तो बचे कितने मेरे 2,000। अब मान लीजिए मेरे फ्रेंड को कोई हेल्प है और मेरे पास 2,000 स्पेयर में बचे हैं, तो ही तो मैं यूज करूंगा। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, लोन पेयर क्या है 0, इसके पास नाइट्रोजन के पास कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है लोन पेयर 1 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं हम, लुईस बेस बोलते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले आपको समझाया था BF3 BCl3 का। तो अब आप देखो ढंग से समझो कि फ्लोरीन ने बोरोन को दे दिया, तो बोरोन तो डेफिशिएंट नहीं रहा, आयोडीन बोरोन को नहीं दे पाया, तो बोरोन डेफिशिएंट रहा आयोडीन के केस में, फ्लोरीन के केस में नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम। देखो हमेशा ध्यान रखना, लुईस एसिड या लुईस बेस आपको सेंट्रल एटम का ही देखना होता है, क्योंकि बोरोन फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं था BF3 में, आयोडीन नहीं दे पाया इसलिए Bi3 में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। क्योंकि हमने पढ़ा है BeCl2 4 इलेक्ट्रॉन, BF3 BCl3 BBr3 Bi3 6 इलेक्ट्रॉन हाइपरवैलेंट पढ़ाया था। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं कि Bi3 में वो हाइपरवैलेंट ही रहता है, जबकि BF3 में कुछ हद तक उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसलिए वो लुईस एसिड था। इधर क्या था, लोन पेयर कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, तो लोन पेयर ऐसा का ऐसा ही बच गया। जबकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्डिंग में यूज हो चुका है, ये लोन पेयर किसी को देने के लिए बचा ही नहीं, जबकि ये लोन पेयर किसी को देने के लिए बचा हुआ है। यानी सामने एसिड आएगा, एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इसके पास बचे हुए हैं, तो इट इज वेरी गुड बेस, इट इज वेरी गुड लुईस बेस। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, यदि मैं बात करूं तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा, लुईस बेस की बात करूं तो मेरे पास देखिए ये क्या था NCH3 थ्राइस और NSiH3 थ्राइस। यहां पर लोन पेयर बचा ही नहीं, जबकि यहां पर लोन पेयर 1 था, इसके पास पैसे हैं तो गुड डोनर, और जो डोनर अच्छा होगा तो वो क्या होगा लुईस बेस। चलिए फटाफट से जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए जेडब्ल्यू का मेंस का क्वेश्चन है, जो बच्चे को दिमाग में याद होगा कि एनसीईआरटी में बैक बॉन्डिंग नहीं दी हुई है, एनसीईआरटी में बैक बॉन्डिंग टॉपिक नहीं दिया है, बट उसमें हर एग्जाम कहीं ना कहीं यूज हुआ है। जैसे मैंने बोरोन का बताया, ये लुईस एसिड का जो ऑर्डर है वो आईआईटी में भी पूछा हुआ है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप देख लीजिए कौन सा है, जेडब्ल्यू मेंस 2019। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है कि SiH3 इज द प्लेनर, इट इज द प्लेनर एंड लेस बेसिक देन दिस, ये पढ़ा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज नॉट पिरामिडल, अभी अपन ने पढ़ा था NCCCH3 CH3 CH3 यहाँ लोन पेयर था, जबकि SiH3 SiH3 SiH3। ठीक है, यहाँ पर क्या है p बैक बॉन्डिंग आ गई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, sp3। बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, प्लेनर, लोन पेयर कितना है 0, इसलिए लेस बेसिक। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर कितना था 1, इसलिए क्या है मोर बेसिक। ध्यान दीजिए कार्बन के अंदर कोई भी एम्प्टी नहीं है, कार्बन के अंदर 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पर भले फुली फिल्ड है बट यहाँ एम्प्टी नहीं है, यहाँ फुली फिल्ड था बट यहाँ पर 3d एम्प्टी था। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर एम्प्टी 3d, बेरिलियम, बोरोन एम्प्टी 2p। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कैन हैव ए फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल। नेक्स्ट लेक्चर में भी और 2-3 कार्बन के भी केस बता दूंगा मैं आपको, जहां पर लिया है क्वेश्चन उस पे बेस करूंगा। हालांकि कार्बन का केस जनरली ऑर्गेनिक में भी आता है, ऑर्गेनिक में ही आता है, बट ठीक है मैं करा दूंगा। ठीक है, टिल देन एंजॉय। नेक्स्ट लेक्चर में भी 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा बैक बॉन्डिंग पे और p पाई d पाई पे, तो और आपका स्ट्रांग हो जाएगा। टिल देन एंजॉय।